न्यूज़ खबरों का सारथी। पीएम मोदी आज कर्नाटक में जनसभा को करेंगे संबोधित। भगवानों के नाम को विपक्ष ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कर्नाटक चुनाव में चढ़ा धर्मकरण। कर्नाटक में चुनावी घमासान हुआ तेज। अखिलेश मायावती भी कर्नाटक में ठोकेंगे चुनावी ताल। बीजेपी समेत सभी सियासी दलों ने किया कर्नाटक का रुख। मणिपुर उपद्रवियों के खिलाफ सरकार सख्त। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर बवाल। दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज 13वां दिन। पहलवानों के समर्थन में हुई पंचायत। नरेश टिकैत के साथ मई को दिल्ली चलो का किया आह्वान। एनसीपी के नए चीफ पर फैसला आज। ट्विस्ट के साथ कमेटी ला सकती है नया प्रस्ताव। एनसीपी का अध्यक्ष चुनने के लिए आज पार्टी कमेटी की बैठक। आज लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। रात में 8:46 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण। भारत के छोड़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप में दिखाई देगा ग्रहण। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज यूपी के 4 जिलों में सीएम योगी का दौरा है। हापुड़ और कई अन्य जगहों पर भी चुनावी जनसभाएं हैं। हापुड़ और मेरठ में योगी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, गाजियाबाद बुलंदशहर में सीएम करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर गाजियाबाद बुलंदशहर में सीएम चुनाव प्रचार करेंगे। हापुड़ के रामलीला मैदान में 12 बजे पहली रैली की बात सामने आई है। इस वक्त की आम जानकारी। दोपहर 1:20 पर मेरठ के जिमखाना मैदान में हुई रैली। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2:50 पर बुलंदशहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तीन बजे नुमाइश मैदान में चुनावी रैली करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त की अहम खबर। 4:15 बजे कबीरनगर रामलीला मैदान में रैली होगी और उनकी रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनावी रैली का संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के 4 जिलों में आज सीएम रैली करेंगे और अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की जनता से अपील करेंगे। हापुड़ मेरठ में भी सीएम योगी की रैली होगी और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। गाजियाबाद बुलंदशहर में सीएम करेंगे चुनाव प्रचार। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हापुड़ के रामलीला मैदान में 12 बजे पहली रैली होगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज कई जगहों पर रैली के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 बजे नुमाइश मैदान में चुनावी रैली होगी और पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट करते नजर आएंगे। कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4:15 बजे कबीरनगर रामलीला मैदान में रैली। चुनावी रैली का संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां गाजियाबाद बुलंदशहर में आज पहुंचेंगे। हापुड़ के रामलीला मैदान में 12 बजे पहली रैली होगी और दोपहर 1:20 पर मेरठ के जिमखाना पहुंचेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज
गाजियाबाद के साथ साथ मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में जो चुनावी सभाएं हैं उनको संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। तो तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से जो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। सुबह अभी कुछ देर में यहाँ से गाजियाबाद से मेरठ के लिए रवाना होंगे और उसके बाद हापुड़ और बुलंदशहर के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर गाजियाबाद में पहुंचेंगे और गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला मैदान में जो चुनावी सभा है उस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जो निकाय चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनको उनके समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में धुआंधार दौरा कर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है, प्रदेश के मुखिया चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बहुमत मिले निकाय चुनाव में लेकर। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक नगर निगम है जो जहां पर मेयर का चुनाव होना है, वही नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निकाय, ये तमाम ऐसी जो चीज है जिनके चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश के पहली ऐसी नगर पालिका है जो गाजियाबाद के लोनी में पड़ती है, जहां पर 5,21,000 से ज्यादा मतदाता है और यहाँ पर ईवीएम से मतदान होगा। यानी कहा जा सकता है कि केवल देश की एक ऐसी पहली नगर पालिका का लोनी नगर पालिका बनी है जहां पर निकाय चुनाव में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और अन्य जो मतदाता है, अन्य चाहे मेयर की बात करें, अन्य निकायों नगर निगमों की बात करें, वहां पर बैलेट पेपर से ही सभी जगह पर चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की जो चुनावी रणनीति है निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया पूरी पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की बात करते हैं, मेरठ में एनकाउंटर हुआ, गौतम बुद्ध नगर का अपराधी था अनिल दुजाना जिसका एनकाउंटर हुआ, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस ने भी एक उपहार योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। अनिल दुजाना का नाम 65 हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट में शामिल था जो मुख्यालय से जारी की गई थी और जिन पर नकेल कसी जानी थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया यहाँ पर एक संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर, यानी पूरी तरह से एक तरफ तैयारियां हो चुकी हैं, दूसरी ओर आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू भी जुड़ चुके हैं, बरेली से हैं। शानू, बरेली में आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बरेली का भी दौरा करेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? देखिए गरिमा, आज बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली दौरा है और देखिए जो उनका बीजेपी प्रत्याशी हैं मेयर के उमेश गौतम, उनको लेकर के वो जनसभा करेंगे और ये जनसभा बड़ा विशाल जनसभा होगी और जो आईएमए हॉल का जो प्रांगण है उसमें ये जनसभा होनी है। साथ ही साथ देखिए 7 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली पहुंच रहे हैं। तो बड़ी बात है, जो कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है, बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर है गरिमा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जाते हैं और अपने 5 साल का जो जितना भी उन्होंने कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और यही दौर शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए या फिर खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तो लगातार जगह जगह जिलों में जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य एटा जा रहे हैं और ब्रजेश पाठक बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, तो तीनों जगह आज पूरे रोहिलखंड में उनकी चुनावी जनसभा है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वो वोट मांगने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो जितने भी उन्होंने कार्यकाल रहा है और बीजेपी प्रत्याशी जो उमेश गौतम है उनका जितना कार्यकाल रहा है उनके कहीं ना कहीं विकास कार्यों के बारे में वो जानकारी देंगे और कितना अब तक उन लोगों ने काम कराया है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ब्रजेश पाठक की बात करें, आज मैं देख रहा था तो उनका एक बड़ा बयान आया है, नगर विकास को लेकर के ये चुनाव बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद कहा है कि अगर नगर के जो विकास होते हैं उनमें अगर तेजाई लानी है तो नगर निगम का और नगर निकाय का चुनाव बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो इस बार भी हम सर्वोत्तम सीटें हासिल करेंगे और जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी में जो जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें जीत हासिल करेंगे। तो फिलहाल गरिमा, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पहले से जो बयान दिए वो अब भी जारी है और कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर भी आ रहे हैं। गरिमा, बिल्कुल। राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, मेरठ का भी दौरा करेंगे सीएम, उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं और उनके आगमन से क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का बिगुल बज चुका है। 11 मई को 38 जिलों में मतदान होना है और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके तमाम जो बड़े नेता है, लीडर है, वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं। उसी के तहत आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है। वो मेरठ में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 1:30 बजे वो मेरठ में पुलिस लाइन पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर द्वारा। उसके बाद कार द्वारा जनसभा स्थल जिमखाना मैदान पर पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया गया है कि 10,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है उनके पहुंचने का अनुमान है। भारी पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और खुद मेरठ के डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह साजवान पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंच पर सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच साझा करेंगे और जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो मेरठ में कुख्यात धुंधरांध अपराधी अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है उसका बखान करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो माफिया अपराधी और गैंगस्टर है उनका खात्मा किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का योगी सरकार का संकल्प था उसको बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे, बताएंगे। उन्हें मूल मंत्र भी निकाय चुनाव को लेकर देंगे कि वो किस तरह से आम जनता के बीच जाए और लोगों को बताए कि प्रदेश में किस तरह से माफिया राज को समाप्त किया गया है, विकास की गंगा बहाई जा रही है और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में अनिल मीणा भी जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से हैं। अनिल, फिलहाल आज मुख्यमंत्री का वहां पर भी दौरा है, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां कितनी हैं और क्या जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बताऊं जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण कर ली हैं। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1200 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है और तमाम जो मेरठ कमिश्नर है सेल्वा कुमारी जी और जो आईजी निकिता झा और डीएम एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद जगह जगह जाकर चेकिंग कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की। अगर बात की जाए चुनाव की तो यहाँ जो 17 निकाय चुनावों के जो अध्यक्ष हैं और 341 सभासदों के लिए आज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उनके लिए जीत का एक मंत्र देंगे। और जो लगातार जो विकास की बात की जा रही है, जो केंद्र सरकार की योजना की बात हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की, आज मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से उनका बखान करेंगे। अगर बात की जाए मंच साझा की तो मंच साझा में बहुत नेता कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बुलंदशहर से प्रत्येक विधानसभा की बात की जाए तो प्रत्येक विधानसभा से करीब 50-50 बस तैयार की गई है जो कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए। तो कहीं बात की जाए मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जनपद बुलंदशहर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें सबसे ज्यादा जो माफियाओं को खत्म करने की बात की है, लोगों के बीच में विकास को लेकर और गुंडा राज को खत्म करने को लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसको लेकर ही लोग उनसे वोट मांग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने की जो घोषणा की थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिखाई दे रही है और जनता के चेहरे पे भी उसकी झलक देखने को मिल रही है कि जनता कहीं ना कहीं घूम सकती है। पहले जो लोगों में डर था उसको लेकर तो कहीं ना कहीं जो आज जो मूल मंत्र है और जो जीत का मंत्र है खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक या किशन प्रसाद मौर्य, उन्होंने खुद अब कमान संभाली है और लगातार आज उनकी 4 रैली है। एक जनपद 3 बजे करीब बुलंदशहर में करेंगे, 2 बजे करीब 1:30 बजे मेरठ में है और 12 बजे हापुड़ में और 4 बजे करीब गाजियाबाद में भी आज सीएम योगी एक रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी साफ तौर पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से जयवीर वावी हमारे साथ में लगातार बने हुए। जयवीर, एक तरफ आगमन तो होगा मुख्यमंत्री का, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इस बार खुद संभाली हुई है। क्या लगता है कि किन मुद्दों को इस बार ध्यान में रखकर जनता वोट देगी? मुख्यमंत्री की जनसभाओं का बड़ा असर पड़ता है, लेकिन जनता के मुख्य मुद्दे क्या है? देखिए, अगर हम गाजियाबाद जनपद की बात करते हैं तो आम जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं वो नाली सफाई करंजे, यानी कि जो निकाय की जो आवश्यकता है, यानी कि जो निकाय के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, विकास की बात करें, लोगों की जो मांग है विकास के साथ साथ जो चेहरे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनके चेहरे भी यहाँ पर इस बार काफी प्रभावित करने की जो लोगों की जो राय है वो सामने नजर आ रही है। जिस तरह लगातार विपक्ष और पक्ष पर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद जनपद की अगर हम बात करते हैं तो जनपद गाजियाबाद में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच होने जा रही है। अब हालांकि
पलड़ा किसका भारी होगा ये तो आने वाली 13 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन टक्कर की बात करें तो जनता के बीच में अब पूरी तरह कहा जा सकता है कि केवल दो पक्षों के बीच ही चुनाव गाजियाबाद में होने जा रहा है, चाहे नगर निगमों की बात कर ले या फिर नगर निकाय जो पालिका है, नगर पालिकाओं की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जो जनता है, हालांकि तमाम राजनीतिक लोग जो चुनाव प्रचार में बिल्कुल। उतरे हुए हैं, चाहे कितने भी भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी हों या बड़े नेता हों या फिर अन्य विपक्ष के भी जो बड़े नेता हैं, उनका मुद्दा सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, हम आपके पास वापस लौटेंगे, सभी बने रहेगा हमारे साथ में, सबके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अमरोहा से। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय सभासद प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर किया था जानलेवा हमला और बताया जा रहा है पीट कर उसकी हत्या की गई है। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी की पीट कर हत्या की खबर अमरोहा से सामने आई है। दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया था और अब जानकारी यह है कि पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी की पीट कर हत्या हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको अमरोहा से हम बता दें, दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया था और पीट कर उसकी हत्या कर दी है। प्रत्याशी मधुसूदन भुर्जी पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया था, हालांकि पीट कर हत्या हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर अमरोहा से खबर है और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी की पीट कर हत्या हुई। दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया था और पीट कर हत्या कर दी गई। प्रत्याशी मधुसूदन भुर्जी पर डंडों और लोहे की रॉड से हुआ हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर रूप से घायल का मेरठ के अस्पताल में इलाज हुआ था। अमरोहा से खबर, निर्दलीय सभासद प्रत्याशी की पीट कर हत्या हुई। दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया था। ये अहम खबर आपको हम बता दें, अमरोहा से ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रत्याशी मधुसूदन भुर्जी पर डंडों से, लोहे की रॉड से हमला हुआ था, जिसके बाद जान चली गई। इलाज चल रहा था गंभीर रूप से घायल का मेरठ के एक अस्पताल में, लेकिन गंभीर रूप से घायल था जिसके चलते वो बच नहीं सका है। अमरोहा से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया। तो प्रत्याशी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अमरोहा से खबर, निर्दलीय सभासद प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दबंगों ने सभासद प्रत्याशी पर किया था जानलेवा हमला। और शीरब चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शीरब, ये दुखद घटना सामने आई है जहां पार्षद प्रत्याशी की ही पीट कर हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल बता दें, अमरोहा जनपद का पूरा मामला है ये। तो अमरोहा जनपद की हसनपुर नगर पालिका है, उसका ये अम्बेडकर पार्क के नजदीक मोहल्ले के रहने वाले मधुसूदन मधुआ हैं। वो नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से सभासद पद निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 11 बजे वह अपने वार्ड के वोटरों से संपर्क करने गए थे। बड़े भाई विनोद भोज का कहना है कि मधुआ के सामने चुनाव लड़ रहे ब्लॉक कॉलोनी के निवासी प्रत्याशी व उसके समर्थकों ने इस दौरान मधुआ को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और उसे लोहे की रॉड से वार कर दिया। वार करने के बाद में मधुआ गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर लगते ही वह मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसके परिवारजन भी पहुंच गए और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद उन्हें मेरठ रेफर कर दिया था, हायर सेंटर रेफर किया था। अब उनका लगातार उपचार चल रहा था, लेकिन उपचार के कुछ टाइम बाद में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और उनकी कल जो है वो मृत्यु हो गई है। जी बिल्कुल, लेकिन शीरब, क्या इस पूरे मामले पर प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि आखिर क्या कर रहा था प्रशासन? अगर इस तरह से प्रत्याशियों की हत्या की जाएगी तो भला कोई चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा? जी बिल्कुल बता दें, इस तरह के मामला जो अगर ये सामने आया है तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो है दबंगई है और जो है रंजिश इतनी बढ़ गई थी, इतनी थी। लेकिन परिवारजनों के मौत के बाद में पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है और उन्होंने देर रात हसनपुर कोतवाली को पूरी तरह से घेर लिया है और उन्होंने साफ तौर पर जो मधुआ के बड़े भाई हैं उन्होंने पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई न करने से नाराजगी भी जाहिर की है।
और पुलिस पे ये भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में या किसी और राजनीतिक ताकत के दबाव में वो किसी तरह की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर वो पुलिस अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन इस पर जो पुलिस अधिकारियों का कहना है, उनका ये कहना है कि हमें तहरीर मिल गई है और तहरीर के आधार पर जो भी इसमें साक्ष्य निकल के आते हैं उनके आधार पर हम मुकदमा उन्हीं धाराओं में पंजीकृत कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन शीरब, आखिर दोनों के बीच विवाद की वजह क्या थी? किस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आखिर मारपीट करनी पड़ी? और जिनकी ओर से हत्या की गई है, कौन लोग थे वो भला? इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, विवाद की जो वजह थी वो साफ तौर पर दोनों का वो वार्ड मेंबरी के चुनाव को लेकर थी। चुनाव में जो वोटरों से अपील करने की बात होती है, उनमें जो समर्थक थे दोनों पार्टियों के आमने सामने थे और समर्थकों में पहले कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि उसमें जो भयानक रूप ले लिया और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि उसमें जो है वो मारपीट का नंबर आया और मारपीट भी इस तरह से हुई। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनावी ही रंजिश थी और कोई इसमें कोई ऐसा कोई मामला नहीं निकल कर सामने आया है जिसमें कोई और रंजिश बताई जा सके। लेकिन जिनकी ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो किस पार्टी के थे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है या वो भी निर्दलीय थे? जी बिल्कुल, वो किस पार्टी से थे इसका अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया निकल कर। ऐसा कोई अपडेट होगा वो तो जो है वो चैनल को भी और सभी से साझा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन शीरब, इस पूरे मामले में हमने देखा कि किस तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही रही है, क्योंकि इस तरह से अगर घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो कोई भी चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि क्या पूरे मामले में अब तक प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है? प्रशासन की ओर से क्या बड़े कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें, अगर प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है, जबकि जिस तरह से हमला किया गया था और एक रोड से किसी जो चुनाव प्रत्याशी हो, चाहे छोटा प्रत्याशी हो या बड़ा प्रत्याशी हो, लेकिन प्रत्याशी होता है, वो पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी होती है कि उस पर अगर किसी रोड पे एक गंभीर चोटें आई थी तो उसके तुरंत बाद में पुलिस को एक्शन में आना चाहिए था और कुछ ना कुछ उसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उससे साफ जाहिर है कि उसकी मौत होने के बाद में अभी तक कोई तहरीर के बाद में भी कोई किसी तरह का ठोस कदम और कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर है तो पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें नामोशी या खामोशी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शीरब, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं, जहां पर परिजनों ने थाने के गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। हालांकि आपको बता दें कि निर्दलीय सभासद प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला ये था कि मेरा छोटा भाई मधुसूदन वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी है, अब वो चुनाव लड़ रहा था। वो वोटों के लिए अपने वार्ड में घूम रहा था। जब वो वहाँ घूम रहा था तो हुआ ये कि कुछ आदमी इन्हें अकेले थे तो ये इन्हें लेकर कुछ आदमी वहाँ से गए, जिसमें ये सुनने में आया है कि नाम आए हैं पंकज पुत्र चंदन और जोशी जी, एक उनकी लड़की और है चंदन की, मीनाक्षी है जिसका नाम, समझे। वो रात को उसे लेकर अस्पताल आई। अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं था। हमने वहाँ पे जब एक जमादार थे, मतलब मैंने उनसे बात करी तो उनसे बोले इसकी डॉक्टरी होगी, क्या होगा? तो मैंने कहा कि तुझे नहीं पता क्या होगा जब ये आए हैं तो, समझे। और उसने भी हमें टलका दिया और अब जीबी पंथ में उन्हें रेफर करा था। जीबी पंथ में उन्होंने उनके वो ख़त्म हो गए हैं। आपको हम खबर बता रहे थे, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में परिजनों ने हंगामा भी किया है। देखना होगा प्रशासन किस तरह से पूरे मामले में एक्शन लेता है। और अब सीएम के दौरे की बात करते हैं, जहां पर आज कई जगहों पर सीएम का दौरा है। सीएम के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां हैं। बुलंदशहर से अनिल मेड़ा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनिल का एक बार फिर से रुख करते हैं। अनिल, बुलंदशहर में इस बार जनता जब वोट डालेगी तो मन में क्या कुछ मुद्दे हैं, प्राथमिकता किन चीजों को दी जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं गर्मा, अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में अगर जो मुद्दे रहेंगे विकास के मुद्दे रहेंगे, क्योंकि नगर पालिकाओं में और नगर पंचायत के जो सबसे ज्यादा नाली को लेकर और जो
साफ सफाई लेकर उसको लेकर ज्यादा परेशानी लोगों के सामने आती है, या पेयजल की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से नगर पालिका की जो नगर पंचायत की टंकियां होती हैं उसमें पानी नहीं जा पाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यही अहम मुद्दा है कि विकास के लेकर और जो साफ सफाई है उसको लेकर जनता के बीच में जो प्रत्याशी है वो लोग जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अगर बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो उनके लिए जो प्रत्याशी 17 जो नगर पंचायत के अध्यक्षों के लिए आज वो जो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 341 जो सभासद हैं उनके लिए भी एक मूल मंत्र देंगे। आई का जनता के जो जनता के बीच में जाएंगे और उनको विकास के मुद्दों के बारे में जनता के बीच रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, यानी विकास का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है और इसी चीज को ध्यान में रखकर इस बार जनता वोट डालने वाली है। राजू शर्मा मेरठ से लगातार बने हुए हैं। राजू, हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं की हम कमर तोड़ेंगे और कल ही मेरठ में अनिल दुजाना की जिस तरह से मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया, कहीं ना कहीं जब वो पहुंचेंगे तो इस बात पर भी जोर डाल सकते हैं। और मेरठ की जनता इस बार जब वोट करेगी तो प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? नए लोगों को मौका मिलने वाला है या पुरानों पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में जिस तरह से कल गैंगस्टर कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, वो आज की जनसभा में मेन मुद्दा रहने वाला है। सीएम लगातार उसका जिक्र करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत किया जा रहा है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, पूर्वांचल की बात हो, कहीं भी अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा। सबकी जो जगह है या तो जेलों में है, ये सबको ऊपर भेज दिया जा रहा है। मेरठ में किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम आज बखान करेंगे। जनता विकास की बात करें तो विकास को लेकर भी आज सीएम बड़े बड़े जो दावे है वो मेरठ में करेंगे। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास की जो गंगा है वो बहाई जा रही है। मेरठ में इस बार जो महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है वो अलीकांत अहलूवालिया को बनाया गया है। वो अब से पहले भी एक बार महापौर रह चुके हैं। इस बार फिर बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया। माना जा रहा था कि इस बार मेयर प्रत्याशी के लिए किसी जाट चेहरे को उतारा जाएगा, लेकिन नहीं, पंजाबी चेहरे पर विश्वास जताया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखना होगा जनता किस पर विश्वास दिखाती है, सबसे अहम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आज कई जगहों पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, ये जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक अध्यक्ष पद के नाम को लेकर संशय था, लेकिन अब ये खबर है कि एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, जिसके चलते शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुंबई से बड़ी खबर, शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हुआ है, जिसके चलते एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी, उसके बाद से ही लगातार अलग अलग नाम भी आने शुरू हो चुके थे और लगातार ये सवाल भी उठ रहा था कि अब चाचा, भतीजा या बेटी किसकी होगी एनसीपी। लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि शरद पवार ही बने रहेंगे अध्यक्ष। हालांकि शरद पवार ने पहले ही कहा था कि इस्तीफा वापस लेने का दबाव न बनाएं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इस्तीफा नामंजूर हुआ, जिसके चलते अब शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनसीपी दफ्तर के बाहर पवार के समर्थन में नारेबाजी भी हुई है और थोड़ी ही देर में प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें भी सामने ला सकते हैं। एनसीपी की कमेटी की बैठक हालांकि अभी भी जारी है। मुंबई से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, इस्तीफा नामंजूर हुआ और बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने यह प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि अभी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें सामने आएंगी। एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और अब शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे और एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थकों का जुटना भी शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बड़ी बातें सामने आएंगी। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। हालांकि शरद पवार ने कहा था कि इस्तीफा वापस लेने का दबाव ना बनाएं और कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन बावजूद इसके इस्तीफा नामंजूर हुआ और एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है और अब शरद पवार ही बने रहेंगे अध्यक्ष। थोड़ी ही देर में प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें सामने आएंगी। एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थक जो हैं वो भी जुटना शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था और कहा कि इस्तीफा नामंजूर होता है और जिसके बाद अब ये बात साफ हो गई है कि शरद पवार ही बने रहेंगे अध्यक्ष। थोड़ी ही देर में प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि इस्तीफा नामंजूर हो गया है। एनसीपी की कमेटी की बैठक में इस इस्तीफे को नामंजूर किया गया और जिसके बाद एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थक भी जुटना शुरू हो चुके हैं और समर्थन में नारेबाजी हुई है शरद पवार के। शरद पवार ने कहा था कि इस्तीफा वापस लेने का दबाव न बनाएं, लेकिन इस्तीफा नामंजूर हुआ और जिसके चलते अब ये साफ हो गया है, जो संशय अब तक बना हुआ था वो अब स्पष्ट हो गया है। अब शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था। अहम जानकारी सामने आई है, जहां पर एनसीपी की कमेटी की बैठक लगातार जारी है। एनसीपी कमेटी की बैठक जारी और अहम जानकारी आपको हम बता दें, थोड़ी ही देर में प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ नया सामने आ सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया, जिसके चलते अब शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। कई नामों को लेकर संशय कहा यह भी जा रहा था कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, जिसके चलते ये सब हो रहा था। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल साफ हो गई है कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अध्यक्ष पद के नाम को लेकर पूरी तरह से जो संशय था वो अब दूर हो गया है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बाकी की जानकारी है वो भी प्रफुल्ल पटेल की ओर से दे दी जाएगी। फिलहाल शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आई है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन आपको बता दें कि एनसीपी कमेटी ने इस इस्तीफे को नामंजूर किया और जिसके चलते अब ये साफ हो गया है कि शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। मुंबई से खबर, शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे क्योंकि इस्तीफा नामंजूर हो गया है। एनसीपी कमेटी की बैठक में इस्तीफा नामंजूर हुआ। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था और एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। हालांकि शरद पवार ने पहले ही कहा था कि दबाव ना बनाएं इस्तीफा वापस लेने का, लेकिन इस्तीफा नामंजूर हुआ और बैठक एक ओर जारी है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें सामने आएंगी। एनसीपी दफ्तर के बाहर पवार के समर्थन में नारेबाजी। एनसीपी में पवार को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शरद पवार ही बने रहेंगे। एनसीपी कमेटी ने पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। इसके चलते अब ये माना जा रहा है कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। थोड़ी ही देर के बाद में पार्टी फैसले का ऐलान कर देगी। थोड़ी देर बाद पार्टी करेगी फैसले का ऐलान। एनसीपी की बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है और थोड़ी ही देर में सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी। प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकी की जानकारियां रखेंगे। शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनसीपी कमेटी ने पवार का इस्तीफा नामंजूर किया है। पवार को लेकर ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर। अब आगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या वो ही बने रहेंगे या कुछ और हो सकता है? इस सब पर अभी थोड़ा संशय है। फैसले की घड़ी अब बिल्कुल आ चुकी है। अभी जो मीटिंग है वो लगातार जारी है, लेकिन इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम सामने आ सकता है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा प्रस्ताव रखा था और एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। शरद पवार का इस्तीफा एनसीपी कमेटी ने नामंजूर किया है और अब शरद पवार पर फैसले की घड़ी आ गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उसमें कई अहम चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस्तीफा नामंजूर हो गया है शरद पवार का। और एनसीपी दफ्तर से हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थन में नारेबाजी भी शुरू हो गई है और ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि एनसीपी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया।
तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक लगातार जारी है। एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थक भी जुटना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्रफुल्ल पटेल की माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तरह से यहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये सामने आया है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है दिल्ली से, जहां पर पहलवानों के धरने का आज 13वां दिन पहलवानों के समर्थन में पंचायत हुई है। पहलवानों के समर्थन में नरेश टिकैत 7 मई को किया दिल्ली चलो का आह्वान। ये बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में अब पंचायत नजर आ रही है और नरेश टिकैत ने पहलवानों का समर्थन किया है और दिल्ली चलो का आह्वान भी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लगातार पहलवानों का धरना जारी है और पहलवानों के धरने का आज 13वां दिन है। दिल्ली से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अब ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत का समर्थन भी मिलने वाला है पहलवानों को। जी मैं आपको बता दूं, जो राकेश टिकैत है उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है और उसके साथ साथ कल उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पहलवानों के समर्थन में या पहलवानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी तो 4 लाख ट्रैक्टर जो कि अभी यूपी में खड़े हुए हैं उनका दिल्ली पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर पहलवानों की मांग जल्दी से पूरी नहीं हुई तो जितने भी ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली से पिछली बार यूपी और हरियाणा रवाना हो गए थे, उनको आने में देर नहीं लगेगी। उनको फिर दोबारा दिल्ली लाया जाएगा और पहलवानों के समर्थन में खड़ा किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर पहलवानों के समर्थन में लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि अब जब किसान या पंचायत समर्थन में पहलवानों के नजर आएगी तो पहलवानों की बातों में और ज्यादा जोर और उनकी बातें जल्दी सुनी जा सकती हैं? देखिए, आज पहलवानों को बैठे हुए जंतर मंतर पे 13 दिन हो चुके हैं। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए ही आप लोगों ने धरना दिया था, तो एफआईआर हमने दर्ज कर दी है इसके ऊपर। अब अगर आपको आगे की कार्रवाई करवानी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन पहलवानों की सिर्फ एक छोटी सी यही मांग है अभी भी कि जो ब्रिजभूषण शंकर है उनको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा और क्या वजह है, क्या कौन सी सरकार है, कौन सी ताकतें हैं या कौन सी प्रशासन के कौन से लोग हैं जो कि अभी तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी उनके समर्थन में उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी के डेली कई दिग्गज नेता वहां पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रवीण जैसा कि आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होने की बात है और एफआईआर दर्ज हो गई, हाईकोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। कल पहलवानों के एक सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था और उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों का रुख करना होगा। तो ऐसे में पहलवानों के सामने कहीं ना कहीं दुविधा है। जी, इस समय पहलवानों के सामने बहुत बड़ी दुविधा है, जिसमें पहलवान बहुत ही ज्यादा निराश और हताश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी केंद्र सरकार उनकी सपोर्ट नहीं कर रही है और इसीलिए वो धरने को जारी किए हुए हैं। और उसी के चलते आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, राकेश टिकैत, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, ये सभी लोग उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे दिग्गज नेता आकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों के समर्थन की मांग कर रहे हैं। और पहलवान भी कहीं ना कहीं सभी लोगों से, अब कल देखने को ये मिला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, स्टूडेंट जो यूथ है, वो भी उनके समर्थन में उतरा हुआ था। और धीरे धीरे ये मुहिम जो इनकी चल रही है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पहलवानों के समर्थन में टिकैत अब नजर आ रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से एक तरफ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष भी उनके समर्थन में पहुंची थी। और बहुत शुक्रिया प्रवीण, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में पंचायत हुई है और नरेश टिकैत ने साफ कहा है कि हम पहलवानों के समर्थन में हैं। दिल्ली चलो की बात भी उनकी ओर से कही गई है। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंगलवार को हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। धारदार हथियार से 40 से 50 बार हमला कर ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। कुख्यात गोगी गिरोह के कथित 4 सदस्यों ने रोहिणी अदालत में गोलीबारी की घटना के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मंगलवार सुबह एक धारदार हथियार से 40 से 50 बार हमला कर की। ताजपुरिया 2021 से रोहिणी की अदालत में
हुई गोलीबारी की उस घटना में आरोपी था जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी थी और हमले के बाद जख्मी ताजपुरिया को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और कुलदीप भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। कुलदीप, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें इरादतन हत्या की साफ तौर पर चीजें नजर आ रही हैं। पूरी तरह से 40 से 50 बार उस पर वार किया गया ताकि जब तक जान न निकल जाए तब तक पूरी तरह से यहाँ प्रयास किया गया है। देखिए, ये वारदात जो कल सुबह की बताई जा रही है, सभी कैदियों को 6 बजे के बाद बैरक खोले गए थे, तो 6:10 के टाइम जो सीसीटीवी फुटेज में टाइम आ रहा है 6:10 पर एक जो योगेश टुंडा था, सबसे पहले वो चादर लटका के बैरक के अंदर कूदता है और उसके बाद उसको देखने के साथ ही जो टिल्लू ताजपुरिया था वो भाग गया कि कुछ लोग उसी को मारने आ रहे हैं और फटाफट एक सेल के अंदर जाता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। तभी उसके जो योगेश टुंडा के साथी थे दीपक तीतर, राजेश भवानिया, ये सभी लोग एकदम से जाके जेल की सेल के अंदर जाते हैं और भीतर वो सेल को हाथों से पकड़ के रखता है, तो उसके हाथों पर सुए से वार किए जाते हैं जिससे लेकर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो चिल्लाता है। उसको तीनों आरोपी उसको पकड़कर बाहर सेल से बाहर निकालते हैं। उसके बाद वही जो टिल्लू ताजपुरिया के साथी थे, जो वो भी खुद काफी बड़े गैंगस्टर है, जय मंजीत महल और सोनू दरियापुर, वो भी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों आरोपी जिस तरह से उसको ताबड़तोड़ उसके सुए से वार करते रहे, करीब तकरीबन 92 बार उसको सुआ घोंपा गया जिसकी उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी हमले के डर से उन्होंने डराकर सुए का वो पीछे खड़े रहे। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं जो तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जब तमिलनाडु पुलिस वहां मौजूद थी उस समय और उससे पहले बैरक से सभी कैदियों को वहां से निकाल दिया गया था, जिसके बाद तसल्ली से चारों कैदी कूदते हैं और अपनी 2 मिनट 49 सेकंड का पूरा एक वारदात है जिसके अंदर ये चारों ताबड़तोड़ उसके सुबह से हमला करते रहते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। जी बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन देखिए, हम देख पा रहे हैं एक तरफ देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल को माना जाता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की गई है। पहले से पूरा प्लान तैयार था, नुकीला हथियार भी जेल के भीतर ही बना लिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर भी एक साथ कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, जो शुरुआती जांच के अंदर साफ में आया है कि अंदर से ही इसको पूरी मदद मिली होगी, क्योंकि गोल्डी बराड़ के जो कुख्यात गैंगस्टर है, इसका जो गैंग चला रहा है कनाडा में बैठकर, उसी के आदेशों का पालन करते हुए चारों आरोपियों ने उसको मौत के घाट उतारा था। क्योंकि जो ये सिक्योरिटी जेल की हाई रिस्क सिक्योरिटी जेल है, जहाँ के अंदर कैदियों पे तमाम सेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तमिलनाडु पुलिस और वही दिल्ली जो उसके वार्डन है वो मौजूद रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, तो उससे बिहार के जो अधिकारियों की पूरी मिलीभगत बताई जा रही है और उस पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। क्योंकि जब अंदर इतनी पुलिस होने के बावजूद भी चारों आरोपी जो बीती पूरी रात उन्होंने सेल को काटा, उसके बाद फिर ये काट कर वो दूसरी सेल में कूद के चादर लगा के, क्योंकि ये बिना किसी मदद के जो आरी का ब्लेड था जिससे सेल काटी गई, वो आरी का ब्लेड किसने मुहैया कराया, सब जांच का विषय बना हुआ है। जिसके बाद जांच में ही सामने आ पाएगा कि कौन लोग से मिले हुए थे। लेकिन इसके बाद से जेल के अंदर तमाम तरह की जो जितने भी खूंखार गैंगस्टर थे सबको इधर से उधर शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को और स्पेशल सेल को आशंका है कि इस हत्या के बाद से दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान के अंदर खूनी गैंगवार हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हत्या की गई है और गैंगवार के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन क्या जेल प्रशासन ने इस पूरे वीडियो को लेकर कुछ कहा है? क्योंकि अब तो वीडियो भी जेल के भीतर का सामने आ चुका है। देखिए, अभी तक तमाम जो जेल के डीजी हैं वो सब अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसको ही इसको मुख्य सबूत माना जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में, तो उसकी गवाही के तौर पर कोई भी सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि इतने बड़ा गैंग जब वारदात को अंजाम दे रहा था तो कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ सामने आके गवाही दे। लेकिन ये जो सीसीटीवी जो दिल्ली पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत बनकर सामने पेश होगा, क्योंकि सीसीटीवी पे सारी वारदात कैद हो गई और इससे अपराधियों का बचना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह जो वारदात को अंजाम दिया गया है, वो जो जितेंद्र गोगी की हत्या जो 2021 में टिल्लू ताजपुरिया के कहने पे मजिस्ट्रेट के रूम के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको गोलियों से भून दिया था, उसी का बदला लिया और उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली है। तो उसने फेसबुक के जरिए और भी गैंगस्टर को चेतावनी दी है कि फेसबुक पर दोस्त डालने से कोई बदमाश नहीं बनता, दोस्तों के लिए मरना पड़ता है और मारना पड़ता है। ये तो अभी जांच शुरुआती है, अभी और भी हमले होंगे और भी गैंगस्टरों को मौत के घाट उतारा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, तिहाड़ जेल के भीतर से ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जो है। इसके पहले भी हमने देखा कई तरह की घटनाएं हुई हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं गोल्डी बराड़, इनको लेकर भी
अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा जेल के भीतर से इंटरव्यू होता है, कई लोग, कई सारी चीजें सामने आती हैं। ऐसे में जेल प्रशासन कई सारे सवालों के घेरे में, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में भी कोई जेल कर्मी नजर नहीं आ रहा है आसपास। देखिए, यहाँ दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है बीते 5 महीने के अंदर 500 से ज्यादा जो गैंगस्टर है उनको तिहाड़ जेल के अंदर भेजा है। और वहीं 19 दिन की अगर मैं बात करूं, बीते 19 दिन के अंदर एक दूसरा तिहाड़ जेल के अंदर दूसरे गैंगस्टर का मर्डर है। पिछले 19 दिन पहले भी प्रिंस केवटिया नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को जेल के अंदर ही मार दिया गया था। और वहीं जब जेल प्रशासन है जो इसमें तमाम तरह की वो पूरी कोशिशें कर रहा है, तमाम जैमर लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बाहर जो इनके पास फोन है, फोन मिलते हैं, नुकीले हथियार मिलते हैं, ड्रग्स मिलती है, कैश फोन मुहैया करा रहा है, क्योंकि इस पर तमाम तरह की अभी जांच बनी हुई है। और जो डीजी संजय जीजी हैं जो तिहाड़ जेल के, उनका भी अब तक इस बात पर उन्होंने भी जेल अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं कि ये सूहे बनाने जो सूहे थे जेल का अधिकारी का प्लेट, ये उन लोगों तक कैसे पहुंचा रही है, तब सबसे प्लान कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर जिनकी दुश्मनी है वो बगल के ही सेल के अंदर मौजूद है, जबकि जो गैंगस्टर होते हैं जिनकी आपस में दुश्मनी होती है उनको आसपास के सेलों से काफी दूर रखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नजदीक की बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जेल प्रशासन भी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नजर आ रहा है और जांच के बाद कई सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपको दिखाया जहां पर आप देख सकते हैं ये फुटेज जो सामने आया है। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन सभी लोगों ने मिलकर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करती है और हत्या का सीसीटीवी अब सामने आ चुका है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। इम्फाल से खबर है, मणिपुर में हालात तो बेहद तनावपूर्ण है। इम्फाल और चोराचांदपुर और अन्य क्षेत्रों में झड़प हुई है। उपद्रवियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। हिंसा को देखते हुए सरकार का बड़ा आदेश, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश सरकार ने दे दिया है। हिंसा के फर्जी वीडियो को लेकर सेना भी अलर्ट है। केंद्र ने राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स की कई टीम्स को भेज दिया है। मैतेई समाज को एसटी में शामिल करने की मांग पर हिंसा हुई है और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर हालात तनावपूर्ण नजर आए हैं, जिसके चलते अब उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी हो गया है। तो उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी। हालांकि प्रदेश में रैपिड एक्शन फोर्स भी भेज दी गई है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, उपद्रव इतना ज्यादा हुआ कि आखिरकार सरकार को इस तरह का आदेश जारी करना पड़ा कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारती जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये आदिवासी और मैती समुदाय के लोग हैं जो आपस में टकराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रशासन को वहां पर दंगाइयों को देखते ही गोली के आदेश दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह खुद सुबह से 2 बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं और वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि स्थिति को सामान्य बनाया जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से माहौल जो है वह बिगड़ा हुआ है और जिसको लेकर सरकार की ओर से बड़े आदेश हैं। बताया ये भी जा रहा है प्रवेश की रैपिड एक्शन फोर्स को अब जिम्मेदारी दे दी गई है। हालातों को सामान्य करने में कितना सफल हो पाई है, फिलहाल हालात कैसे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी भी कहीं ना कहीं से छुटपुट घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता